नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। हर दिन की तरह रात 9 बजे के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। आज झारखंड से दो बड़ी खबर निकलकर एक साथ सामने आई। एक तो ये खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से एक बार फिर समन भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है और 14 अगस्त को ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। 14 अगस्त को उनसे पूछताछ होगी। दूसरी खबर, जो सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजनीति के लिहाज से निकलकर सामने आई, वह यह कि डुमरी उपचुनाव की तिथि की घोषणा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दी गई। 5 सितंबर को वहां पर चुनाव होगा और 8 सितंबर को गिनती होगी। दोनों खबर एक साथ जैसे ही निकलकर सामने आई, बरसात के मौसम में झारखंड की राजनीति जो है वो काफ़ी गर्मा गई। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइव सेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता और नेता सुप्रियो भट्टाचार्य और साथ ही भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा मामला जो है आपको पूरा बता दूं और थोड़ा समझा दूं, दोनों सहयोगी हम दोनों मिलकर, कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पहले भी एक बार पूछताछ कर चुकी है। 17 नवंबर 2022 को ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री दिन के करीब 12:20 के आसपास पहुंचे थे और रात करीब 10 बजे तक वह ईडी कार्यालय में थे। लगातार पूछताछ चल रही थी। जब मुख्यमंत्री निकलने वाले थे ईडी कार्यालय से, उससे ठीक पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वहां पहुंची और वो अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री आवास तक गई थी। जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय के अंदर थे, तब तक सत्ता पक्ष के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर बैठे रहे, उनका इंतजार करते रहे। रात 10 बजे जब मुख्यमंत्री पहुंचे, उसके बाद सभी वहां से निकले। खास बात ये थी कि जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे ईडी कार्यालय सुबह करीब 12 बजे, तब उनके भाई बसंत सोरेन और साथ ही कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के साथ साथ कई और विधायक जो है उन्हें छोड़ने के लिए आए थे। अब चूँकि फिर से समन किया गया है, पहली बार जब समन किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तब उन्होंने एक बार समय मांगा था 3 सप्ताह के लिए। तब ईडी ने उन्हें दूसरी बार समन किया था और कहा था कि आप 17 नवंबर को पेश होइए, और मुख्यमंत्री ने दूसरे समन पर पेश हो गया था, मुख्यमंत्री पेश हुए थे। अब चूँकि ये पहली बार ये समन हुआ है, दूसरा समन हुआ है, 14 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है। अब मुख्यमंत्री समय मांगते हैं या फिर 14 अगस्त को पेश होते हैं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी जो अहम खबर जिसका जिक्र मैंने शॉर्ट में कहा कि डुमरी उपचुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, तो आप सभी को पता है कि डुमरी उपचुनाव की तैयारी में पहले से ही पूरी सरकार जो है लग चुकी है और यही वजह है कि इस सीट को निकालने के लिए जो बड़ा सियासी दाव पहले मधुपुर में खेला गया था, वही डुमरी में खेला गया है। और जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी हैं, उन्हें मंत्री पहले ही बना दिया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी में 2 बड़ा जो है कार्यक्रम कर चुके हैं। कल ही आप सभी को पता है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के बॉर्डर पर ही वो कार्यक्रम था, डुमरी में ही माना जाए। वहाँ पर से भी वो लगातार कई बातें कह चुके हैं चुनाव को लेकर। अपने सहयोगी पांडे जी से पहले जान लेते हैं। पांडे जी, दोनों खबर एक साथ निकलकर सामने आई, इसके क्या कोई सियासी मायने हैं या फिर दोनों मामला बिल्कुल अलग अलग है? देखिए, मामला तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे और निकाला भी गया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि ये डर है मोदी सरकार का, इस वजह से इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनका कहना है कि जितनी भी ईडी, सीबीआई या जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है बैठकर बीजेपी की सरकार। उसी का ये परिणाम है दूसरी बार सम्मन भेजना। वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी अवैध खनन मामले में उनको सम्मन भेजा गया था, मुख्यमंत्री ने जाकर सारी बातों को बताया, उसके बाद कहाँ गया वो मामला, खत्म हो गया, टाइम फेस हुआ। अब ये फिर दूसरी बार ये छवि को धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि भाई महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ एनसीपी पे इतने बड़े आरोप खुद स्वयं प्रधानमंत्री लगाते हैं और उनकी पार्टी जब टूट के आ जाती है तो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, सब एक नंबर के हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे समय और वो अपना समय, उनको दरअसल यूपीए का दौर याद है, जब यूपीए के दौर में सीबीआई पे ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पिंजड़े में तोता की तरह, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन राजनीति जो है वो पूर्ण रूप से परसेप्शन का खेल है। अगर आप
आपके समर्थक, आपके मानने वाले लोग ज़्यादा हैं आपकी बात को, तो आप विजयी हैं। अगर आपको मानने वाले लोग कम हैं और आप दूसरे लोग ज़्यादा हैं तो आपको हार देखना होगा। अब यही हार जीत का फैसला तय होना है 8 सितंबर 2023 को। जब काउंटिंग हो जाएगा डुमरी का तो पता चल जाएगा कि आपको कि जनता आज भी सत्ता पक्ष को ज़्यादा सुनना पसंद करती है, उनकी बातों पे ज़्यादा यकीन रखती है, या विपक्ष को सुनना ज़्यादा पसंद करती है। बीजेपी और आसू के तमाम लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि रामगढ़ से ही हम लोगों ने शिलान्यास समारोह का आयोजन कर दिया है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन रखा जाएगा। अच्छा। सरकार के उल्टे दिनों का, और डुमरी का भी वही नतीजा होगा जो रामगढ़ का होगा। लेकिन जेएमएम का अपना तर्क है कि भाई वो तो परंपरागत सीट है हमारी और वहाँ पे कोई भी फाइट जो है वो दूसरे स्थान पे रहने की है, पहला स्थान तो फिक्स है हमारा। अच्छा, एक चीज़ क्लियर मैं भी होना चाहता था एक दर्शक होने के नाते, और हमारे दर्शक भी जाहिर तौर पे वो होना चाह रहे होंगे कि मुख्यमंत्री को जो ये दूसरी बार सम्मन हुआ है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इससे पहले जो पूछताछ हुई थी वो अवैध खनन के मामले में हुई थी। ये जो दूसरा सम्मन हुआ, ये क्या वो जो पहली बार जब पूछताछ हुआ था उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर ये कोई दूसरा मामला है? नहीं, ये अभी जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से या ईडी सूत्रों के हवाले से बात करें तो ये जमीन घोटाले से संबंधित मामला है। मतलब उससे अलग है? हाँ, उससे अलग है ये मामला। और दूसरी बात ये है कि पिछली बार जब मांगा गया था तो हेमंत जी से ये भी मांगा गया था कि भाई आप अपने प्रॉपर्टी का सारा मतलब डिटेल दे दीजिए। अच्छा। तो वो बात अब आगे ऐसे नहीं बढ़ती है, मतलब सम्मन दिलाकर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर लगेगा कि भाई हाँ प्रॉपर्टी ज़्यादा है, डिस्क्लोज़र नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो 19 का चुनाव है उसमें जो प्रॉपर्टी डिस्क्लोज किए उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं है उनका प्रॉपर्टी में। अच्छा, ठीक है। तो अब उसको उसी आधार पे देखना चाहिए। और ये जो अभी विष्णु अग्रवाल या प्रेम प्रकाश या छवि रंजन, ये सब जो जमीन के मसले पे पूछताछ हो रही है, उन्हीं से संबंधित माना जा रहा है कि इनसे भी पूछताछ होगी। तो ये मान के चला जाए कि पहली बार जब पूछताछ हुआ था अवैध खनन के मामले में, उसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ जरूर बहुत मजबूत कोई एविडेंस नहीं मिला होगा ईडी को, यही वजह है कि उन पर कोई कार्रवाई या फिर कुछ वैसी बातें नहीं हुई। और अभी जब दूसरी बार ये हुआ है तो इसमें भी मुख्यमंत्री को क्लीन चिट मिल सकता है? नहीं, पहली बार भी जो पूछताछ हुई उसमें भी क्लीन चिट मिला है कि नहीं मिला ये मीडिया वालों को नहीं पता, ना ही ईडी ने कभी इसका विज्ञप्ति जारी करके, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात आगे नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब तो यही निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी बात आगे बढ़ी, जिसकी संलिप्तता ऐसे कामों में मिली, वो तो फिर गिरफ्तार होते चला गया। नहीं, देखिए कई बार होता है कि आप अधिकारी और मुख्यमंत्री को एक ही तराजू पे नहीं तौल सकते। कई बार इसलिए गिरफ्तारी करने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट का कई बार निर्देश है कि आप अपनी तरफ से पुख्ता हो जाइए। और दूसरी बात ये है कि आप ये जब आपके मन में डर रहे कि ये जो केस चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, ये फेरबदल कर सकते हैं, किसी को अपने फेवर में कर सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं, तभी गिरफ्तारी का नौबत आता है। अच्छा। ऐसा कोई ये चीज़ नहीं है कि पद का दुरुपयोग अगर करेंगे तब आप उसके लिए उनको कहेंगे और साइमल्टेनियसली अगर हुआ हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को लेकर अगर आप देते हैं तो अभी उस पर जांच होगी, जांच के बाद उसके तथ्य जुटेंगे तो वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई मतलब आम आदमी नहीं है जो जिसको किसी तरीके से फटाक से नहीं बुलाया गया और अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के लिए भी यही नियम बनाया है कि भाई आप पहले संतुष्ट हो जाइए और इस तरीके का आपको लगता है कि केस कहीं डैमेज नहीं होगा तभी गिरफ्तारी हो। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़ गए हैं। सुप्रियो दा, एक साथ दो बड़ी खबर आज झारखंड से निकल के सामने आई। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन किया गया ईडी के द्वारा फिर से, दूसरा डुमरी उपचुनाव की तिथि की भी घोषणा की गई। आपको क्या लगता है कि दोनों में कोई कनेक्शन है या फिर दोनों बिल्कुल अलग मामला है? दोनों का कनेक्शन हमको स्थापित नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। दोनों का कनेक्शन हमको लगता है कि राज्य के लोगों को मालूम है। आपको याद होगा कि 2000 में झारखंड बना,
सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन्होंने कभी भी आदिवासी दिवस को मनाने का काम नहीं किया, जबकि ये स्टेट ही बना था ट्राइबल एस्पिरेशन को स्पिरिट बनाकर। तो जब कोरोना काल के बाद जब हम लोग एक दूसरे से मिलना शुरू किया, तो फिर पिछले दफा हम लोगों ने आदिवासी दिवस को एक भव्य रूप दिया। इस बार भी वो भव्यता की परिकल्पना की गई। ठीक उसके एक दिन पूर्व ये नोटिस का सर्व होना और 14 तारीख का डेट मुकर्रर करना, जब हम लोग 76 वर्ष पर प्रवेश करेंगे आजादी के, तो उसके एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री को तलब करना, ताकि जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम का मुख्य अतिथि तो वही होते हैं, मुख्य संबोधन राज्य की जनता को उन्हीं के द्वारा होगा। राष्ट्रीय ध्वज की भी सलामी लेंगे। उसके पहले ये एक चीज कर लेना, ये हमको लगता है कि एक बड़ा सोचा समझा एक स्क्रिप्ट है। अच्छा। और स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम हो रहा है। ये होना था, ये तो हम लोगों को शुरू से ही मालूम था, क्योंकि जिस इंटेंशन में यहाँ पर काम हो रहा था, और अब तो जो बातें सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लोग इस 26 दल के जो संयुक्त प्रयास है उससे इतना घबरा गए हैं, येन केन प्रकारेण किसी भी तरह। आप देखेंगे कि मणिपुर पे चर्चा हो रही तो उनके सांसदगण मणिपुर की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री इतना देर तक चुप रहे हैं, अब उनको बोलना पड़ेगा। तो सारा का सारा चूंकि ट्राइबल इशू को उन्होंने अपना जागीर समझ रखा था कि हमने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आपके काम क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले आपने वन संरक्षण संवर्धन विधेयक पास किया, उसमें जंगल कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस पर आपत्ति जताई, मैंने कई बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो ये सारा चीज को आप यदि देखेंगे तो ये आदिवासियों के साथ मूलवासी, दलित, शोषित, वंचित और जो संघर्षित लोग हैं उनके ऊपर में एक मैसेज पास करना कि तुम हमारे सामंतवादी मनुवादी सोच को यदि चुनौती दोगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन सुप्रियोदा बाबूलाल मरांडी पहले ही आपके ये बोलने से ट्वीट कर दिए थे, वो बोल रहे हैं कि अब देखिएगा हेमंत सोरेन जी जो है अब आदिवासी का रोना रोएंगे। देखिए, आदिवासी का हम रोना नहीं रो रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सिद्धू कानू वीर बिरसा कभी रोना नहीं रो रहे हैं, सामने खड़े होकर संघर्ष किया। बाबूलाल जी चूंकि उनका चरित्र ही बदल गया है, इसलिए उनको इस तरह की बातें सामने आती। लेकिन दादा, अगर महोत्सव कह रहे कि महोत्सव पच नहीं रहा है, पिछले बार भी हम लोगों ने भव्यता से किया और इस बार भी कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी कहेगी कि हम भी जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे बना रहे हैं, हमने इस राज्य को बनाया भगवान बिरसा मुंडा के तिथि पर, तो उस तरीके का। लेकिन एक बात तो समझ में आना चाहिए आम दर्शक को, आप अगर ये मानते हैं कि ये फुल तरीके से स्क्रिप्ट रेडी था, बस एक्सक्यूशन के लिए ईडी के पास गया, पर वो क्या वजह है कि हेमंत जी को ये दूसरी बार, और संभवतः ये मेरी जानकारी के अनुसार देश में पहली बार घटना है कि सिटिंग सीएम को दूसरी बार ईडी सम्मन कर दे, तो मतलब क्या इसके और भी कारण हो सकते हैं या पॉलिटिकल ही कारण को तौर पे इसको देखना चाहिए? पांडे जी, देश में अभी बहुत कुछ नया हो रहा है। आपने कभी देखा है किसी राज्य को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटोरी बनाया गया? यूनियन टेरिटोरी राज्य बनते हम लोगों ने देखा, लेकिन इस राज्य में संभव हुआ ना। आप लोगों ने देखा कि चुने हुए सरकार के अधिकार पर सरकार के द्वारा कानून बना के रोक लगाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ ने इस बात की ताकीद की थी कि दिल्ली सरकार ही सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च शक्ति है और वही अकाउंटेबल है।
नहीं तो इस देश में अब क्या 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 होने वाला है पांडे जी, अब ये परिकल्पना करके भी आप सिर उठेंगे। नहीं दादा, ये तो बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले निर्देशों को जब जब सरकार रही है और उनके पक्ष का नहीं होता है तो वो विधेयक लाकर या किसी तरीके से करती है। लेकिन हैरत की बात ये है दादा, इतना बड़ा इंडिया अलायंस और राज्यसभा में फिर भी पास हो गया, तो ये भी तो सोचनीय बात है ना। देखिए, इस देश का ही तो इतिहास है ना, मीर जाफर का और जयचंद का। कौन है ये लोग और क्या मजबूरी है इंडिया को उनके साथ रहने का? आप देखिए किसने उनके साथ में पक्ष में मतदान किया। दादा एक और टीडीपी हो, वाईएसआर हो, बीजेडी हो, इनके अपने स्वार्थ है। दादा जो दूसरी बार ये सम्मान किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि पहली बार जिस तरह से पूछताछ हुई उसके बाद अब लोग कहीं ना कहीं बोलने लगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ज़्यादा और मजबूत हो गए, जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुटी और जो एकजुटता और जो ताकत दिखाने की कोशिश की गई, अब दूसरी बार जब ये सम्मान हुआ है, मुख्यमंत्री अब कब जाएंगे, समय लेंगे, ये तो आगे की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे और आप लोगों को मजबूती मिलेगी? सनी जी, आप भी झारखंड के ही हैं और आपने झारखंड को देखा भी जी। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा पे प्रहार हुआ तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और ताकतवर बन के उभरा है। ये आज का नहीं, ये हमारा पुराना 4 दशकों का 5 दशकों का हम लोगों का विरासत रहा है। प्रहार होने देंगे और हम और तबके निकलेंगे। एक और सवाल है मेरा दादा, तो क्या जिस तरीके से पिछले बार मुख्यमंत्री आवास में तमाम कार्यकर्ता आए थे और कहे थे कि भाई हम भी रहेंगे और मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि भाई आप यहीं रहिए, ईडी कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बार फिर क्या पार्टी बुलाएगी सारे तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पर? पांडे जी, जब जो की सूचना होगी आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं हम लोग। आपको विशेष रूप से हम लोग मानते हैं और अपनी हर सूचना आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, इस प्यार का हमेशा बरकरार रखिएगा। डुमरी उपचुनाव में क्या देख रहे हैं दादा? जब हम लोग आज तो हुआ ही, आज लोग बाहर हैं, कल परसों हम लोग मिलेंगे, जब कार्यक्रम भी है उसके बाद मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। डुमरी को लेकर क्या रणनीति है? डुमरी का तो एक संयोग भी है कि 5 सितंबर को चुनाव है और उस दिन शिक्षक दिवस भी है, और शिक्षा के क्षेत्र में जगन्नाथ ने जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा पे काम करना शुरू किया था, हमको लगता है कि डुमरी की जनता 5 तारीख को वोट से ज्यादा श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी और एक रिकॉर्ड मार्जिन होगा हमारा, और ये पूरी तरह से श्रद्धांजलि का एक परिचय हो। लेकिन दादा एक बात तो समझ में आ गया कि मधुपुर के बाद बिना विधायक के मंत्री दिया, मतलब स्थिति सही नहीं है, गंभीर है। मधुपुर में भी जीत का अंतर जो रहा उससे तो लग रहा है, तो एक तो माना जाए कि डर का माहौल तो है ही पार्टी के अंदर। पांडे जी, अभी चंद्रयान का प्रवेश होना है चंद्रमा के कक्ष में, आप लोग भी, हमको लगता है कि विचित्र प्राणी है जो चंद्रमा से आए। हर चीज का स्पेकुलेशन कर लेना ये जर्नलिस्ट लोगों का जो, इसलिए विशेष प्रजाति के लोगों के साथ में अब चंद्रयान से जो जानकारी होगी उसके बाद बात करके फिर आप लोगों से साझा करें। शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो देखिए ये जेएमएम अपनी तरफ से निश्चिंत है डुमरी सीट को भी लेकर, कहा कि उन्होंने श्रद्धांजलि, मतलब एक तरह से वोटिंग नहीं होगा, श्रद्धांजलि सभा होगी और जनता जमकर श्रद्धांजलि देगी जगन्नाथ दा को, और कह रहे हैं कि इस तरीके का जो सम्मान है उससे हमारे पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हम ज़्यादा मजबूत होंगे, जितना ये लोग प्रहार करना है कर ले। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ईडी की कार्रवाई पिछले मई महीने से चल रही है, और उससे तो कहीं ना कहीं हर जांच जो है घूम फिर कर मुख्यमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों के इर्द गिर्द घूमते हुए पहुंच रही है।
तो अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके नेता अब तो सचमुच में एक ना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से तैयार हैं कि भाई ये घूम फिर कर मेरे तक ही आएगा। और यही वजह कि सुप्रियो भट्टाचार्य जी ही बोल रहे हैं कि हम लोग को पहले पता था कि ये सब तो होना ही है। मतलब मानसिक रूप से वो तैयार हैं। अब आगे क्या होगा, अब पूछताछ के लिए जो बुलाया गया है अब उसमें जाएंगे कि या नहीं जाएंगे ये तो देखना होगा। लेकिन 15 अगस्त को तो मुख्यमंत्री तो मोराबादी में झंडोत्तोलन करेंगे। आपको क्या लगता है पांडे जी कि क्या समय लेंगे मुख्यमंत्री या फिर आगे? अगर मैं इस परिस्थिति से मानता हूं कि एक तो डुमरी का इलेक्शन चलेगा, 17 तारीख तक लास्ट है नॉमिनेशन का डेट। उसके बाद 14 तारीख को मुख्यमंत्री तमाम जो राज्य में जहाँ जहाँ झंडोत्तोलन होगा, ये तो रांची राजधानी में खुद मुख्य अतिथि के तौर पे झंडोत्तोलन करेंगे, पर राज्य में कई जिले में अलग अलग मंत्रियों को जिम्मा दिया जाता है, वहाँ का भी देख रेख करना है। तो 14 को जाना मुख्यमंत्री के लिए पॉसिबल नहीं है, तो शायद वो समय लेंगे। तो हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी भी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। जवाहर सनी जी, जवाहर पांडे जी। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़े थे। वह बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को समन करना और उसी दिन डुमरी उपचुनाव की तिथि का घोषणा होना ये संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। अब वो इनका लॉजिक हो सकता है। देखिए, इंग्लिश में एक फ्रेज है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता है तो इसी तरीके की लॉजिक देते हैं। अब ईडी और चुनाव आयोग साथ मिलकर बैठकर डेट को तय कर रहा है। एक ही दिन अनाउंसमेंट होना, देखिए जो चुनाव के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो 6 महीने के भीतर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, चुनाव कराना था। उन्होंने चुनाव के डेट की घोषणा की और ईडी का जो सम्मन था, ये एक सम्मन है। इसे जैसे मैंने भी सुना कुछ देर पहले सुप्रीम भट्टाचार्य जी को, लेकिन वो तो अपने पार्टी के पक्ष में कहेंगे, इसे राजनीतिक एंगल देने की कोशिश करें, जबकि निश्चित रूप से हम इसे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा मानते हैं। ईडी ने सीएम को समन किया। अब समन किस रूप में किया वो तो ईडी बता सकती है, विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में, एक्यूज के रूप में, तो जानकारी देने के लिए। तो अब मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़े पद बैठे हुए हैं। मुझे लगता है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ पूरे तरीके से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन मैंने कुछ देर पहले पांडे जी को भी कहा था, ये मेरी माँ बड़ी एक कहावत हमेशा सुनना करती थी, बेटा बेटी के करो गलत बैठल मंगरो, यानी बेटा बेटी किसी और के हैं और मंगरो बैठकर की रचना कर रही है। यहाँ वही स्थिति बीजेपी की ये लोग कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या लेना था, एक समझ चुकी है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने राज्य के मुख्यमंत्री को किस सूरत में किया, किस कैपेसिटी में किया, ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो ईडी बताएगी। लेकिन इस राज्य में पिछले 4.25 वर्षों में खनन घोटाला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला हो, इलीगल माइनिंग का रैकेट हो, जमीन का घोटाला हो, क्या इतने घोटाले हैं कि इनकी लिस्ट बताना ही मुश्किल है। तो उस सिलसिले में ये देश के सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी ने 2 डिफरेंट केसेस में किया। मुख्यमंत्री जी का हमारा आग्रह है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे। जी सनी जी। लेकिन प्रतुल जी, जेएमएम ये करिए कि चुनाव आयोग और ईडी एक साथ नहीं आई, बीजेपी ने दोनों को बता दिया कि ये तारीख को करना है, दोनों काम एक साथ। वो ऐसा बोल रहा है कि स्क्रिप्टेड बाय बीजेपी, वॉइस बाय ईडी एंड चुनाव आयोग। हाँ देखिए पांडे, इसमें उल्टी वो ना यूपी का 10 वर्षों का शासनकाल जो था ना, वो उनको बहुत याद आता है। आपको याद होगा जुलाई 2008 में जिस समय न्यूक्लियर डील पे सीपी पूरी कम्युनिस्ट ग्रुप ने सरकार का समर्थन हटा लिया था, तो उस समय मुलायम सिंह यादव आए थे, उनके पूरे कुंबे समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था यूपीए सरकार को। और यूपीए सरकार में उस समय सीबीआई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह के खिलाफ चला रही थी। 8 दिनों के बाद, सिर्फ इस समर्थन के 8 दिनों के बाद सीबीआई ने सॉलिसिटर जनरल के ओपिनियन पर कहा कि डिम्पल यादव मुलायम सिंह के परिवार के एक सदस्य हैं, जो कि इसीलिए ये केस बनता नहीं है, और उन्होंने तो ये तो भी संयोग हो सकता है कि ईडी ने अपनी पूरी जांच, मतलब सीबीआई ने अपनी पूरी जांच कर ली हो और वो संयोग मात्र हो कि 8 दिनों के बाद चार्जशीट अपना दायर कर दिया और बता दिया होगा कि भाई दोषी नहीं है। जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। सुप्रीम जी ने कहा था कि आप हमारे बड़े प्रिय हैं, तो आपके चेहरे का
देखने लायक था। तो भाई आप हमारे भी उतने ही प्रिय हैं। तो ये वही जवाब है कि इतना कोइंसिडेंस जिंदगी में नहीं होता, इतना कोइंसिडेंस राजनीतिक जीवन में नहीं होता। देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आईपीसी और सीआरपीसी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसके साथ जो अंतिम व्यक्ति है वो हालांकि उसे कोई गवाह मारते हुए नहीं देखता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे तो कोर्ट फांसी दे देती है। सर्कमस्टेंसेस साफ था, कितने दिन से इनका केस चल रहा था, 8 दिनों के भीतर सपोर्ट करने के उन्होंने ड्रॉ कर लिया। क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ईडी के बीच की बात है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन केस है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सनी जी, पांडे जी, आप दोनों के लिए, देखिए हमारे तमाम नेताओं ने बड़े इंक्वायरीज को फेस किया। राम जन्मभूमि केस में आडवाणी जी पेश हुए थे सीबीआई के सामने, मुरली मनोहर जोशी पेश हुए थे सीबीआई के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड एसआईटी के सामने हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो पेश हुए थे 10 पूछताछ की। क्या हमने कभी कहा था कि इस पे धरना प्रदर्शन बड़ा हंगामा एजेंसी पे किया, सबको क्लीन चिट मिल गई? तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास करना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है, कोई बेगुनाह ऐसा नहीं। लेकिन एक बात तो है, आप कितने पे पर क्यों ना हो, अगर आपने गलत किया तो कानून के लंबे हाथ मोदी जी के न्यू इंडिया को छोड़ेंगे। लेकिन प्रतुल जी, मुख्यमंत्री की कल भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था डुमरी में, और आज निर्मल महतो के शहादत दिवस पर कार्यक्रम था। दोनों दिन मुख्यमंत्री एक ही बात बोले कि जिस दिन से मेरी सरकार बनी है उसी दिन से ये लोग जो है मेरी सरकार गिराने में लगे हुए। देखिए मैं खुद से मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं तो जरूर सीरियस होंगे। भाई एक दिहाड़ी मजदूर इनकी सरकार को गिरा रहा था, एक फल विक्रेता इनकी सरकार को गिरा रहा था, समय पर पुलिस चार्जशीट कर पाए, हो गया। इनके ही एक विधायक ने के विधायक तैयार करके 3 विधायकों को पकड़वाया, फिर वही इन्होंने कहा कि क्लीन चिट है, कांग्रेस ने इन विधायकों को क्लीन चिट देते हुए वापस ले लिया, सस्पेंशन वापस ले लिया। इनके ही एक विधायक ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मुझे ऑफर आया है एक बड़े सरकार गिरा दो, इतने विधायकों को ले आओ, लेकिन वो बता नहीं पाए कि ये ऑफर कहाँ आया, क्या आया। मुझे लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री, मेरे भी मुख्यमंत्री है तो माने नहीं है तो निकलता ही है भगवान से। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार जब भी संकट में आती है या जब भी उनको अपने अलायंस पार्टनर ठीक करना हो तो ये डिस्टेबलाइजेशन और सामने आ जाती है। जी अच्छा, डुमरी पर आते हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति है आप लोगों की? ये तो मतलब लगभग साफ ही हो गया है कि गठबंधन के तौर पे एनडीए की तरफ से जो है आजसू अपना उम्मीदवार देगी। क्या इस पर कभी आपकी पार्टी आजसू से कोई बातचीत हुई है इस संबंध में? अब मैं ये तो रिपीट नहीं करने वाला जो आप तो सुप्रीम भट्टाचार्य ने कुछ पहले कहा चंद्रयान से आप सूचना लेकर आते हैं। मैं कहूँगा ये आपके भीतर खाने की सूचना है, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एनडीए का एक ही उम्मीदवार लड़ेगा और मैंने कहा ना उसका जो चुनाव चिन्ह है वो रस ही होगा, केला है या कमल है, वो आजसू और हम बैठकर आपस में तय कर लेंगे। और यकीन मानिए सनी जी, पिछले बार का भी वोट आंकड़ा आप भी जानते हैं कि अगर दोनों के वोट आंकड़ों को जोड़ दे आजसू और बीजेपी तो भी हम 1800 वोट से ज्यादा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो से थे। हमारा अपना मानना है कि जो जनता का आक्रोश है वो वादा खिलाफी की बात करे, बेरोजगारों के साथ किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, युवाओं को नहीं मिला, महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म और घटनाएं इसी सरकार में हुई। 32 लाख किसानों के लोन माफी का वादा था, पता नहीं कितने किसानों का लोन इन्होंने माफा की बात किया क्लॉजेस जोड़कर। तो ये जनता का आक्रोश इस बार इनके सहानुभूति पर भारी पड़ने वाला है और हमारा एनडीए का उम्मीदवार बड़ी जीत हासिल करेगा। हम रामगढ़ के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं और इनको पता है। जी लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य जी और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोल रही है कि भाई 5 सितंबर को चुनाव है और जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने जो दिल जीता है वहाँ की जनता का, झारखंड की जनता का, उसका परिणाम बेहतर ही निकल कर सामने आएगा। वो कह रहे हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। देखिए स्वर्गीय दिवंगत जगन्नाथ महतो जी नहीं है इस दुनिया में, उनके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए उचित। मैं इसे जाने दूंगा कि उन्होंने शिक्षा में क्या चेंजेस कर दिया, किस तरीके से सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, क्या नहीं। चलिए इस पर टिप्पणी नहीं करते, पर लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी बेचैन नहीं होती डुमरी के रिजल्ट को लेकर, तो ऐसा क्यों? हफीजुल हसन साहब के समय भी यही हुआ, उनको मंत्री बना दिया। उस समय मार्जिन 25,000 वोट का था, हाजी हसन अंसारी जीते थे और ये घटकर आधा से भी कम हो गया।
जब ये इनके बेटे लड़े और चुनाव जीते। डुमरी में भी जिस तरीके का जनता का आक्रोश है, और मैंने कहा ना रामगढ़ भी इनकी सिटिंग सीट थी, अच्छे मार्जिन से जीते थे, तो डुमरी में भी हम अच्छे पोजीशन पे हैं। हमारा एक ही उम्मीदवार होगा एनडीए का और जाहिर तौर पर हमारी अच्छी जीत होगी। और हमने कहा ना शायद मुख्यमंत्री जी के ये कार्यकाल का शायद अंतिम चुनाव हो। वैसे इनके यहाँ इतने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनते हैं कि कब किसकी विदायगी चल जाए कहना मुश्किल है। तो जो रामगढ़ से जिस चीज की शुरुआत हुई थी, हमें लगता है डुमरी में ये आगे बढ़ेगी जी। छोटे भाई के ताकत पे पूरा यकीन है भाजपा को, इतना क्यों? वो तो वहां करे ये सब मुद्दा ही नहीं है, वहां तो श्रद्धांजलि की मुद्दा है। अब देखिए, अब मैंने फिर कहा ना कि ये हमारे संस्कार में नहीं है, झारखंडी संस्कार में नहीं है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में कोई टिप्पणी करे। ठीक है, श्रद्धांजलि होगी, हम भी मानते हैं जगन्नाथ में तो कद्दावर नेता थे, लेकिन इन्होंने जो जनता के साथ छला है वो कहा जाएगा। और एक चीज के लिए तो मुख्यमंत्री जी को दाद देनी चाहिए कि कांग्रेस की अंतिम यात्रा तो उन्होंने अपने सरकार के कार्यकाल में निकाल दी। अपनी सीटों को जब बचाना होता है तो वो अपने कैंडिडेट्स को मंत्री जरूर बना देते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के जब बजरंगी महतो लड़ रहे थे रामगढ़, तो उनको मंत्री नहीं बनाया, चाहते तो उनको बना सकते थे अगर ये एडवांटेज देने की बात होती। तो चलिए, ये मंत्री बनाना इनका विशेषाधिकार है, पर ये विशेषाधिकार चुनाव के पहले क्यों दिखता है? ये कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि वो असहज है जी। प्रतुल जी, आप 2+2 = 22 बोल रहे हैं, हालांकि चुनाव में तो ये आप जानते हैं ऐसा नहीं होता राजनीति में। एक और है धड़ा AIMIM, वहाँ पे पिछली बार उन्होंने 24,000 से अधिक वोट लाए थे, और लेकिन मांडर के उपचुनाव में देखा आपने कि उपचुनाव में लोग उतना पसंद नहीं करते हैं उस पार्टी को। तो क्या लगता है वो वोट तो आपकी ओर नहीं आएगा जो वहां गया था पिछली बार? नहीं, अब किन लोगों ने उन्हें वोट किया ये हम यहाँ बैठकर कैसे बता दे, पर एक चीज जरूर है कि हमारे पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अब कौन वोट किसका किस तरफ जाएगा ये कह पाना अभी यहाँ बैठकर आपके लिए स्टूडियो में और मेरे लिए अपने घर से कह पाना मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, जो 2+2 आपने ठीक कहा, आवश्यक नहीं 22 होता, लेकिन होता क्या है ना पांडे जी, जब गठबंधन एक होकर लड़ता है तो जो फ्रिंज वोटर्स होते हैं, जो बॉर्डर पर बैठे वोटर्स होते हैं, उनको भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है साहब कि हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं। और जो बॉर्डर लाइन वोटर्स होते हैं ना, जो निराश रहते हैं कि क्यों नहीं गठबंधन हो पाया, वो भी एक होकर वोट करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, हमें 50 लाख वोट आए थे विधानसभा में। सनी जी डेटा है, मुझे पता है, आपको शायद ये पता होगा, तो मोबाइल स्क्रॉल करने से थोड़ी फुर्सत हो जाती है, इसे भी देख ले। 50 लाख वोट हमें आए थे, हम पिछड़ गए, 52 लाख वोट लेकर जीत गए, और आज 7 लाख वोट आया था का। तो ये 7 लाख 57 लाख हमने आता, इन्हें 52 लाख आता। तो हम ये जो इतना प्रचंड जीत गए ये कह रहे थे, सिर्फ 2 लाख वोटों का अंतर था। ये 2 लाख वोट था तब जब इनकी तथाकथित लहर चल रही थी, और यकीन मानिए इस बार लहर तो चल रही है, लेकिन उल्टी लहर चल रही है जी। जब आजसू का वोट जुड़वाते हैं, जेबीएम का वोट नहीं जुड़वाते, क्या वजह इसकी मानते हैं कि भाई आजसू का अलग था, तो हमारा 50 लाख अलग था, जेबीएम भी अलग था उस समय? क्या बात है पांडे जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जेबीएम वोट हम इसलिए नहीं जुड़वाते कि स्वाभाविक से जब हमने कहा कि 2+2 22 होता है, तो उस 22 में जेबीएम भी आता है, और जेबीएम की पूरे पार्टी का मर्जर हो गया, और मर्जर होने के बाद तो वो पूरा उनका कुनबा ही हमारे साथ है, इसलिए 2+2 22 में उन्हें भी आप जोड़ लें जी। ठीक है प्रतुल जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या आप ऐसे 3 कारण बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि लोग वहां एनडीए के उम्मीदवार को वोट क्यों दे और जेएमएम को क्यों ना दे? देखिए, मुख्यमंत्री जी युवा थे जिस समय 2019 का चुनाव हो रहा था, लोगों ने वोट किया उनको इनके आदिवासी मूलवासी के प्लान पर, और आदिवासी मूलवासी को हक देने की बात जो है ना, वो एक सेंटिमेंटल इशू हो जाता है। तो उनको लगा कि सही में मुख्यमंत्री जी 1932 का संविधान लागू करेंगे, स्थानीय नीति में 100% 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के युवाओं को देंगे। तो काफी युवा और स्थानीय आदिवासी मूलवासियों ने मुख्यमंत्री जी को वोट दिया, लेकिन ये सारे सपने टूट गए। तो युवा इन्हें इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि अभी तक 17.5 लाख रोजगार हो जाना चाहिए था, 3.25 वर्ष होने जा रहा, तो शायद ये संख्या करीब 18-18.5 लाख हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। महिलाएं ने नहीं वोट देंगी क्योंकि सिर्फ फरवरी तक के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि इनके 38 महीने के सरकार में 5255 रजिस्टर्ड रेप केसेस हुए हैं, जो पिछले बार की तुलना में 23% ज्यादा है।
किसान इन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाया था कि हमारे जो लोन है उसमें 50,000 की सीमा होगी, 1 लाख की सीमा होगी, या कोई भी कंडीशन। अभी मुश्किल सरकार खुद कहती है 1,10,000 15,000 किसानों का लोन माफ हुआ कि प्रदेश में कुल 32 लाख किसान हैं। आदिवासी मूलवासी इन्हें वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 4.5 वर्ष लग गया और ये 1932 को लागू नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारे कारण के लिए वो तो आपको जिम्मेदार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की 3 सभाएं हुई हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हाल फिलहाल के दिनों में। ये सारे कारण जो आप बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वो विधेयक मेरा 32 से वापस करा देती है, मॉब लिंचिंग का विधेयक वापस करा देती है, चाहते हैं फेयर एग्जाम हो तो फिर उसका विरोध करने लगती है। तो वो तो कह रहे हैं कि सब बीजेपी जिम्मेदार है, हम नहीं। फेयर एग्जामिनेशन कर पाने की, फेयर एग्जामिनेशन की सच्चाई तो एक दिन आप लोगों ने अपने 9 बजे के डिबेट में खोल दी थी कि अगर कोई शिकायत करता है परीक्षार्थी को प्रिंट मीडिया का तो उस पर बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सुपीरियर अधिकारी के अनुमति के उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोई प्रश्न कर दे कि ये एग्जामिनेशन गलत हुआ। इसके अतिरिक्त जो एग्जामिनेशन कराने वाले एग्जामिनर हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, सबको प्रोटेक्शन है, सिर्फ उनको नहीं, उनके मित्रों और उनके रिश्तेदारों को भी प्रोटेक्शन है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो मॉब लिंचिंग विधेयक में क्या था, जो उसकी इंग्लिश और हिंदी अनुवाद थी उसमें डिफरेंस था। और मॉब का डेफिनेशन था 2 लोग, यानी एक पति पत्नी जा रहे हैं, वो किसी व्यक्ति से उनकी बहस हो गई, किसी बात से उन्होंने उसकी पिटाई कर दी थी, ये मॉब लिंचिंग के दायरे में आ जाता। इन पर गवर्नर्स को आपत्ति थी। और 1932 की बात करें तो 1932 के संविधान को 2002 में जब बाबूलाल जी ने लाया था तो हाईकोर्ट से रद्द किया था, कहा था संशोधन करके कुछ चीजों को लाइए। मुख्यमंत्री जी जिसे एक सरकारी संकल्प से अपने ऑफिस के ऑर्डर से जारी कर सकते थे, इन्होंने विधानसभा भेजकर हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की कि पूरे तरीके से इसके फेवर में है। और जब अटॉर्नी जनरल की राय आई तो गवर्नर साहब ने क्या बता दिया कि इसे फेरबदल करे। और अंतिम पॉइंट पांडे जी, ये जो नियोजन नीति लेकर आए थे, हम भी चाहते हैं भाई यहाँ के स्वीपर क्लर्क किरानी की नौकरी क्या यहाँ के लोकल लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या ये इसके लिए भी बाहर के केरला से लेकर कश्मीर के द्वार हम खोल देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वही किया। ये जो नियोजन नीति लेकर आए, इनके लॉ डिपार्टमेंट ने कहा ये गैर संवैधानिक है, ये टिकेगा नहीं, उसके बाद भी वो लेकर आए और हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इसके लिए हमें जिम्मेवार ठहराना कतई उचित नहीं। यकीन मानिए डुमरी में हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। और ईडी के इन्वेस्टिगेशन की जो बात है तो वो एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। देखिए सन्नी, यही है दोनों। अब मुद्दा ये है कि राजनीति में कौन अपर हैंड लेगा, किसके तरफ लोग हैं। राजनीति में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सत्य बोला जाए, राजनीति में ये सत्य नहीं कि दिल से बोला जाए। राजनीति में बस एक ही सत्य चलता है कि हमसे कितना लोग जुड़ा है और कितने लोगों से हम जुड़े हैं। अब ये लिटमस टेस्ट है, ये बता भी रहे हैं कि संभवतः, ये हालांकि आशंका जाहिर कर रहे हैं कि भाई इनके यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि किसका कब सदस्यता चल जाए वो हम नहीं कह सकते हैं। नहीं तो ये मान लीजिए कि लोकसभा और विधानसभा के पहले आखिरी उपचुनाव है राज्य में, तो वो कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट है ये भी इंडिया और एनडीए का। हाँ, अब ये दोनों अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री जी, जाहिर सी बात है उनको सम्मान आएगा तो थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन वो भी इत्मीनान से बैठे हैं कि चुनाव परिणाम। इस मैसेज का डुमरी पर कितना प्रभाव पड़ेगा और किसके फेवर में जाएगा? ये जो सम्मान करके बुलाया गया, अगर मुख्यमंत्री पेश होते हैं, ये मैसेज, ये तस्वीरें, ये खबरें तो वहाँ की जनता के पास जाएगी। लोग क्या सचमुच में, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोल रही है कि भाई ये तो पहले से पता था, बीजेपी चाह ही रही है शुरू दिन से सरकार गिराने, तो ये मैसेज क्या कन्वे हो जाएगा वहाँ तक? देखिए, मैसेज को किस तरीके से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रखती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो रख ही रही है ना। हाँ, अब बीजेपी भी इसका तर्क रखेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि भारत में ज़्यादातर लोग पीड़ित के पक्ष में रहते हैं। अब पीड़ित किसको कौन मानता है ये जनता डिसाइड करेगी। तो भारत तो अभी अगर मुख्यमंत्री जी को बुलाया जा रहा है तो पीड़ित तो अभी उन्हीं को न माना जाए। हाँ, तो भारत का ये स्वाभाविक स्वभाव है कि आप
देखिएगा कि पीड़ित के पक्ष में लोग रहते हैं, मतलब ये पूरी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में ये जुड़ा हुआ है। दो मतलब संवेदना के आधार पर जुड़ने वाली जो खबर है, एक तो है कि जगन्नाथ दा नहीं रहे, उनकी पत्नी खड़े हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ एक जो लगाव परिवार का, समाज का, गांव का रहा होगा वो जुड़ेगा। अब दूसरा ये जो कार्रवाई ईडी की चल रही है, तब तो इस हिसाब से अपर हैंड लग रहा है कि हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये 8 अगस्त है और 8 सितंबर को नतीजे आने वाले हैं, पूरे एक महीने के। हाँ से ठीक 30 हाँ, और राजनीति में कहते हैं और जनता का मिजाज किसी भी पल बदल सकता है। कल तक कोई आंख का तारा रहता है और अगले ही क्षण में वो सत्ता में विपक्ष के लायक भी नहीं रहता। तो ये जनता का मूड लोकतंत्र में बहुत अजीब है। नेता क्या मुद्दे को लेकर प्रचार करेंगे वो तो अब समझ में आ गया, दोनों ही बात को लेकर। अब क्या सरकार अपनी काम को गिनाएगी वहाँ पे या सिंपैथी वोट लेगी, वो तो सरकार का प्रचार से पता चल जाएगा, जेएमएम के प्रचार से पता चल जाएगा। बीजेपी का तो रुख स्पष्ट हो गया कि वो किन किन मुद्दों को लेकर सामने उतरेगी। अब जो माना जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार, कि आसू ही उम्मीदवार होगा, आसू का ही, एनडीए का जो उम्मीदवार कर रहे हैं वो आसू से ही होगा। तो वो कैसे रखते हैं बातों को? उनको एक तो बात पता है कि जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी है और अपनी बात को भी कहनी है, और इन्हीं दोनों के बीच में ये बात को निकालना है। तो अब सुदेश जी जब प्रचार में जाएंगे, चंद्र प्रकाश जी जब प्रचार में जाएंगे, लंबोदर महतो जाएंगे, या जो रामगढ़ की विधायक हैं वो जाएंगी प्रचार में, या जो और तमाम नेता हैं वो जाएंगे, तो अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं और क्या वो माइन्यूट लेवल पे जिस तरीके से रामगढ़ में वो कर पाने में सक्षम हुए थे सारे कार्यकर्ताओं के साथ, जो चूल्हा प्रमुख वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे कर पाएंगे, और उस मतलब माइन्यूट लेवल पर जाकर अगर आंसू कर पाएगी तो वो तो समय बताएगा। मतलब आज जो निर्मल दा की शहादत दिवस पर सुदेश महतो बोल रहे थे जमशेदपुर में, मैं सुन रहा था, वो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भाई इनकी जो हत्या हुई एक तरह से उसके पीछे कौन है, और उन्होंने कहा कि भाई जो पार्टी सत्ता में 17 साल तक रही वो इस मुद्दे पर क्यों चुप रही और अब तक उनको शहीद का भी दर्जा नहीं दे पाई। अब देखिए कौन कौन से मुद्दे वहाँ बनाती है और आंसू, और कौन कौन सा मुद्दा जनता को भाता है, सबसे बड़ा बात है। जैसे कई बार होंगे कि आप मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन हमको सुनने का मन नहीं होगा तो आपकी बात हमको इरिटेशन लगेगी। ये मनुष्य का स्वभाव होता है सामान्य तौर पे। तो और मनुष्य का ही स्वभाव से आप जनता का भी लगा सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लगता है कि मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और सब कुछ जानते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो कहता है कि पिताजी को सब कुछ नहीं आता, और जब और बड़ा हो जाता है, युवक हो जाता है, तो पिताजी को कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक ही रिश्ता है, लेकिन उम्र और समय के साथ बदलता है। और फिर जब बड़ा हो जाता है बच्चा और खुद वो बाप बन जाता है तो उसको लगता है कि मेरे पिताजी सबसे अच्छे थे। चलिए अब अंतिम में जो है कुछ सवाल आ रहे हैं वो हम लेते जा रहे हैं। कई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, और अभी मैं एक पढ़ा था, संदीप कुमार लिख रहे हैं कि झारखंड बदलाव के लिए जाना जाता है लेकिन वर्तमान में बदलाव जैसी कोई बात नहीं। ये डुमरी के होंगे हाँ, संभवतः। खरवार लक्ष्मण जी लिख रहे हैं कि जयराम दादा वहाँ से चुनाव लड़ते तो जीत जाते। लेकिन जयराम ने कह दिया है कि 2024 में ही उनकी पार्टी या वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, या लोकसभा हो या विधानसभा। फिलहाल उपचुनाव में तो वो अपना जो आजमाइश नहीं कर रहे हैं। सत्य प्रकाश सिन्हा जी बोल रहे हैं कि पांडे जी आपकी भविष्यवाणी हमेशा सही साबित होती है, तो बता दीजिए डुमरी में कौन बाजी मारेगा। ये भविष्यवाणी में नहीं करता, जब मैं वहाँ जाता हूँ तब वहाँ की परिस्थितियों का आकलन करके जो समझ या जितनी छोटी समझ ईश्वर ने दी है उसी के अनुसार अपनी बात को रखता हूँ। तब तक इंतजार कीजिए। डुमरी में अभी चुनाव में 1 महीना हो गया, समय बाकी है। संदीप जी बोल रहे हैं कि मानसून सत्र में बीजेपी ने भी 1932 की कोई चर्चा नहीं की। पत्रकार महोदय से पूछे कि जेएमएम से मिले हुए हैं क्या। मानसून सत्र में बीजेपी ने 1932 की चर्चा की। उनको ये नहीं होगा, चूंकि सेशन चला नहीं। नियोजन नीति को लेकर कई बार वॉकआउट हुआ बीजेपी का, और वो नियोजन नीति में ही है 1932 वाला मुद्दा।
चूंकि वो विधेयक सरकार चाह रही थी इसी बार फिर से सदन से पास करना, लेकिन वो जो राजभवन से लौटा वो आमतौर पे जो परंपरा रही है वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है और विधानसभा को वापस होती है, लेकिन इस बार वो सरकार को वापस हो गई है और कारण भी नहीं लिखा गया है। तो फिर सरकार भेजेगी वहाँ और फिर विधानसभा को भेजा जाएगा, कारण बताया जाएगा, तब वो विधेयक आएगा तो उस दौरान चलेगा। लेकिन नियोजन नीति का मुद्दा इस बार के भी सत्र में कई जोर शोर से बीजेपी विधायकों ने उठाया और वेल में भी जब थे तो वो बार बार इस बात को कह रहे थे। मुकेश महतो जी लिख रहे हैं कि आज तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही उम्मीदवार थे और सारे जगह पर हार हुई है। मात्र एक रामगढ़ विधानसभा में आजसू के उम्मीदवार बनाया गया और उसमें एनडीए मतलब आजसू की झोली में जो है रामगढ़ चला गया। इसलिए डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आजसू की झोली में वो जाएगा क्या, चूँकि आजसू का उम्मीदवार होगा? हाँ, ये संभवतः माना जा रहा है और जो अंदर के सूत्र हैं वो ये है कि एनडीए का उम्मीदवार आजसू की तरफ से होगा इस बार भी डुमरी उपचुनाव में। सौरभ मिश्रा जी बोल रहे हैं कि डुमरी उपचुनाव के साथ साथ क्यों नहीं निगम के भी चुनाव पर विचार किया जाए? नहीं, निगम के चुनाव अभी बाध्य है, सरकार नहीं करा सकती क्योंकि उन्होंने कहा है ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट कराएंगे तभी होगा। वो सरकार पहले पंचायत का इलेक्शन कराई थी, उस समय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि ऐसा ना करने दे सरकार को, ओबीसी का हकमारी होगा। 10,500 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ ओबीसी के लिए आरक्षित होता है, वो लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया हमको इलेक्शन कराने दीजिए, नहीं तो मेरा पैसा रुक जाएगा केंद्र सरकार से जो आता है, तो हमको दीजिए, अगली बार हम इसका ख्याल रखेंगे कि ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट हो। तो फिर इस बार जैसे ही नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू हुई तो फिर चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट मूव गए और कहा कि देखिए पिछली बार सरकार ने कहा था कि हम नहीं मतलब ओबीसी का हकमारी करेंगे और ये हकमारी होगी, तो सरकार ने वहाँ लिखित तौर पर एफिडेविट दिया कि हम राज्य में ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट करा लेंगे, उसके बाद कराएंगे। ट्रिपल टेस्ट के लिए क्या किया उन्होंने, पिछड़ा आयोग को अधिकृत भी कर दिया है राज्य सरकार ने कि ट्रिपल टेस्ट जो राज्य में होगा ओबीसी का वो पिछड़ा आयोग कराएगा, लेकिन पिछड़ा आयोग का अभी गठन नहीं हुआ है, लिहाजा इसलिए रुका है। और जब गठन भी हो जाएगा तो वो एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, उसमें कई महीने लग सकते हैं पूरे राज्य में ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट कराने में। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप लोग करीब 1 घंटे तक लाइव जुड़े रहे और जैसा कि आज जो मुद्दा था आप सब जानते हैं और उसमें लिखा है और पूरे लाइव डिस्कशन के दौरान आप सब ने सुना। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या सचमुच में दोनों का एक ही दिन होना ये संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि विपक्ष जो है वो पहले से ही कहते रहा है ईडी का फुल फॉर्म एंड ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का अंत का नाम ही ईडी बता दिया गया है इंडिया की तरफ से। और चूँकि बीजेपी बोल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों की मतलब दोनों बातें एक दिन आई एक समय आई, ये एक संयोग ही माना जा सकता है और अगर इसे जोड़ कर देखा जाए तो ये सिर्फ हास्यास्पद होगा। आप कमेंट करके बताइए कि क्या दोनों में कोई लिंक है और क्या लगता है आपको कि इस मुख्यमंत्री को फिर से समन भेजने के बाद डुमरी में जो उपचुनाव होना है उसमें सरकार और सत्ताधारी दल को कितना फ़ायदा होगा। शुक्रिया।